हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यह प्रश्न यूपी बोर्ड 2024 में आ सकता है, यानी इस साल यूपी बोर्ड में पूछा जा सकता है। तो आज हम इसे बहुत ही सिंपल तरीके से तैयार करने वाले हैं। एक एक पॉइंट को आपकी भेजी में घुसाने वाले हैं, यानी इतना शानदार तरीका होगा कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई को सपोर्ट तो करना बनता है, तो भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है? तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जानने से पहले, यानी रदरफोर्ड ने सबसे पहले एक प्रयोग किया, जिस उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने क्या परमाणु की संरचना ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया कि एक सोने की पतली पन्नी ली। मान लीजिए सोने की पतली पन्नी है, ठीक है। उसका एक कोई परमाणु है, मान लेते हैं परमाणु है या सोने की पतली पन्नी है, जैसे हम परमाणु कह सकते हैं। उसका एक नाभिक है, ठीक है। इनने क्या देखा कि इस पर कोई अल्फा कण की बमबारी की। क्या की? अल्फा कण की बमबारी की। ये अल्फा कण मान लेते हैं, अल्फा कण की बमबारी की। तो इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल गए और कुछ गए तो, लेकिन दूसरी जगह से विक्षेपित हो गए, यानी अलग दूसरी जगह निकल गए, दूसरी रास्ता पकड़ लिए, विक्षेपित हो गए। और कुछ ऐसे थे वहाँ तक तो गए, लेकिन वहीं से किसी कारण से प्रतिकर्षित हो गए, वहीं वापस लौट आए, गए और वापस लौट आए। ऐसा प्रयोग किया। तो इन्होंने इस निष्कर्ष यानी इस प्रयोग के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। देखिए, तो सन 1911 में रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना के लिए अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा गया। अब क्या था वो देख सकते हैं कि इन्होंने क्या बताया, इसके निष्कर्ष क्या थे। यानी इसके अनुसार उन्होंने देखा कि जब जो अल्फा कण इसके आर पार निकल जा रहे हैं, पूरे चले जा रहे हैं, कुछ सीधी दिशा में निकल कर चले जा रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला गोला होता है। उन्होंने क्या बताया कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला गोला होगा, जिसकी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर कोटि की होती है और इसे नाभिक कहते हैं। यानी परमाणु कैसा है? खोखला गोला है, जिसी कारण तो ये आर पार क्या हो रहे, अल्फा कण निकल जा रहे हैं। और जिसे क्या कहा गया कि जिसे नाभिक कहते हैं, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 10⁻10 मीटर की कोटि की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उससे आप देख सकते हैं कि जो चित्र बना है, इससे आप समझ सकते हैं सब कि ये परमाणु है, और परमाणु में जो अल्फा कण है, कुछ अल्फा कण देखो सीधे निकल गए, कुछ विक्षेपित हो गए, कुछ उसी वापस माध्यम में प्रतिकर्षित होकर लौट आए। फिर उन्होंने देखा, सेकेंड पॉइंट में बताया कि जो परमाणु का समस्त धनावेश, जितना भी धनावेश होता है, परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के केंद्र में स्थित नाभिक में होता है। यानी ये है नाभिक, और जितना भी धनावेश होता है इस पर स्थित होता है। नाभिक पर समस्त धनावेश स्थित होता है। तो फिर क्या देखा इन्होंने कि नाभिक की चारों ओर 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। इन्होंने देखा कि इसके चारों ओर 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या में क्या वितरित होते हैं? इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन फैले हुए होते हैं। ये देखा उन्होंने, तो याद हो जाएगा। पहला क्या देखा कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है, जिसके कारण भी अल्फा कण जो बाहर निकल जा रहे थे उसकी कोटि कितनी है? 10⁻10 मीटर की त्रिज्या कोटि की होती है, और इसे नाभिक कहा गया। फिर सेकंड पॉइंट में देखा हमने कि इन्होंने बताया कि परमाणु का समस्त धनावेश परमाणु के नाभिक में होता है, यानी केंद्र में स्थित होता है। केंद्र में क्या होता है? नाभिक में स्थित होता है। फिर थर्ड पॉइंट में देखा कि नाभिक के चारों ओर 10⁻10 मीटर कोटि की त्रिज्या के खोखले गोले में इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं। क्या वितरित होते हैं? इलेक्ट्रॉन। जो भी जितना खाली स्थान होता है उस जगह पर क्या होते हैं? नाभिक को छोड़कर उसके चारों ओर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन वितरित होते हैं, इलेक्ट्रॉन फैले हुए होते हैं। फिर अगला पॉइंट देखा कि इलेक्ट्रॉनों का कुल ऋणावेश नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? ऋणावेश। तो इलेक्ट्रॉनों का जितना भी ऋणावेश होता है इसके नाभिक पर वितरित होता है। कितना? नाभिक के बराबर, नाभिक के धनावेश के बराबर होता है। जितना नाभिक का धनावेश होगा उतना इलेक्ट्रॉन का ऋणावेश होगा, बराबर होता है, ठीक है। फिर देखिए अगला पॉइंट देखा कि नाभिक के आकर्षण बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाने चाहिए। उन्होंने देखा कि मान लो क्या पढ़ा हमने कि अगर दो आवेश होते हैं, एक माइनस माइनस माइनस, यानी सेम की बात है कि समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो इन्होंने वही देखा कि जब धनावेश नाभिक पर धनावेशित है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों घूम रहे हैं, तो ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है, तो क्या करना चाहिए? एक दूसरे को इनको प्रतिकर्षित कर लेना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन किस पर गिर जाने चाहिए? नाभिक पर गिर जाने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस कारण
देखो, इस कारण इस समस्या को दूर करने के लिए रदरफोर्ड ने एक परिकल्पना प्रस्तुत की। इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन स्थिर नहीं रहते हैं, बल्कि नाभिक की परिधि यानी नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं? इन्हें यहाँ पर निश्चित कक्षाएं पाई गई और निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं, जिसके कारण वहाँ पर गिरते नहीं। जैसे कि हमने पढ़ा देखा कि ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसी कारण ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ये रदरफोर्ड का मॉडल कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।